जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के बच्चों का पुनः स्वागत करते हुए आज मैं आपके समक्ष उमाशंकर जोशी जी की कविता छोटा मेरा खेत के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि श्रेष्ठ ने बहुत से कविता के सुंदर गुणों की व्याख्या की है। इससे पहले उमाशंकर जोशी जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि उमाशंकर जोशी जी गुजरात के कवियों में से एक हैं और उनका जन्म 1911 में गुजरात में हुआ था और आपने अनेक रचनाओं से साहित्य के कोश को वो भरा है और साहित्यिक भावधारा को प्रवाहित किया है। उनमें से कुछ रचनाएं हैं विश्व शांति, ये गंगोत्री, निशीथ, आतिथ्य, वसंत, वर्षा। तो कवि को हम बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी मानते हैं और चूंकि आपका जन्म अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था तो आपने अपने जीवन काल में आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए आप कई बार जेल यात्रा को भी गए हैं और आपको एक कुशल निबंधकार भी कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ अनुवादक की संज्ञा भी आपको दी जा सकती है, क्योंकि महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि क्लिष्ट संस्कृत में रचित है, इस रचना को आपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया और भवभूति जी के जो उत्तर रामचरितम है उसका भी अनुवाद आपने गुजराती भाषा में किया है। तो आपका जो साहित्यिक देन है वह अनूठा है, अप्रतिम है, अद्भुत है। तो ऐसे कवि को हम शतबार नमन करते हैं और उनको प्रणाम करते हुए उनकी जो रचना है जो आपके आरोह पुस्तक में दी गई है उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत। इस कविता के माध्यम से कवि कर्म की व्याख्या की गई है, यानी कवि जब कविता को लिखता है तो कविता लिखने के पहले और कविता लिखने के बाद का जो क्रम होता है उस क्रम को इसमें दर्शाया गया है और इसकी तुलना खेत से की गई है और एक किसान से की गई है और धन धान्य की जो बात की गई है वह अलौकिक रस से उसको कंपेयर किया गया है। वो कहते हैं बहुत ही सहज सरल भाषा में खड़ी बोली में उन्होंने लिखी है ये कविता, जो कुछ इस प्रकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, यानी जिस प्रकार खेत का आकार प्रकार वह चौकोर होता है, उसी प्रकार ये चौकोर कागज के पन्ने पर जब कविता लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा, इस पूरी कविता में मुझे ऐसा लगता है जैसे सांग रूपक अलंकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, वो कागज का एक पन्ने की भांति वो खेत दिखाई देता है। खेत तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कागज के पन्ने में कुछ पंक्तियों और कुछ शब्दों के साथ कवि जो अनंत और बहुत ही सुंदर अपनी भावधारा को प्रवाहित करता है वह अजर अमर हो जाता है। वो कहता है जिस प्रकार जब खेती की जाती है, यानी वर्षा काल प्रारंभ होने के पहले जब आकाश में बादल छाते हैं और उसके पहले बहुत तीव्र गति से अंधड़ बहता है, यानी कि तीव्रगत हवाएं चलती हैं, तो उसको अंधड़ कहा गया है। तो कवि कहता है कोई अंधड़ कहीं से आया,
न जाने किस दिशा से वह अंधड़ आता है। अर्थात कवि के हृदय में भाव सरीखे भावनाओं का अंधड़, उद्गार, विचार, भावनाओं का जो ज्वार है वो उठता है हृदय में, अंधड़ उठता है हृदय में, जिससे प्रेरित होकर कवि अपनी कविताओं को लिखने की कोशिश करता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, यानी कवि जो है किसी घटना को देखकर, कभी किसी विषय को देखकर, कभी किसी व्यक्ति को देखकर, वो जो कविता लिखने के लिए या किसी समस्या को देखकर कविता लिखने के लिए जो प्रेरित हुआ, उसको यहाँ पर अंधड़ कहा गया है। क्षण का बीज वहाँ बोया गया, का खेत रूपी कागज के पन्ने पर एक क्षण में लिखने की जो प्रेरणा है वह जागृत हुई, और फिर वह एक क्षण में भावधारा की बीज जब बोई जाती है, हृदय में वह बीज बोया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके दूसरे चरण की व्याख्या करते हुए कवि श्रेष्ठ कहना चाहते हैं, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, शब्द के अंकुर फूटे और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि कहना यह चाहता है कि मन में जो इमेजिनेशन पावर है, जो काल्पनिकता है, उस काल्पनिकता के सहारे वह क्या करता है, जो कविता का केंद्र बिंदु है, जिस विषय को लेकर कविता लिखी जाती है, उसको बीज की संज्ञा दी गई। तो जिस प्रकार वो जो खेतिहर किसान है, खेत में बीज को रोपता है वर्षा ऋतु के पहले, ठीक उसी प्रकार वह जो कवि है अपने मुख्य भावधारा को अपने हृदय में डालता है, और हृदय में वह महसूसता है और अब उस पर इमेजिनेशन करता है, विभिन्न प्रकार की कल्पना करता है, और वह जिस प्रकार खेत में जब बीज को बोया जाता है तो जल और खाद से वह जो बीज है गल कर वह अंकुरित हो उठता है, यानी शब्द के रूप में वह कविता प्रस्फुटित होती है। शब्द के अंकुर फूटे, बीज गल गया निशेष, वह जो बीज डाला गया था केंद्र बिंदु में रखकर कविता की भावधारा, वह निशेष हो गया। अब जो बाहर अंकुर फूटा, यानी शब्दों को एक धागे में पिरोकर हमने, यानी कवियों ने जो अपने कविता रूपी खेत में यानी पन्ने पर जो शब्दों की माला पिरोकर लिखना शुरू किया, वह शब्द के अंकुर फूटने जैसा है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और काल्पनिकता की भावधारा से वह जो कविता की भावधारा है वह प्रस्फुटित होती है और वह पल्लवित और पुष्पित होती है। यानी कविता को लिखते समय जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं कल्पना के माध्यम से जो उद्गार के रूप में, विचार के रूप में फूटती हैं, तो उसमें पल्लव और पुष्प यानी पत्ते और पुष्प उसमें पनपने लगते हैं, यानी कविता वह आगे बढ़ने लगती है और खेत रूपी पन्ने रूपी खेत पर वह कविता लिखी जाने लगती है। एक चरण लिखा जाता है, फिर दूसरा चरण लिखा जाता है। इस तरीके से कविता की भावधारा आगे बढ़ती जाती है और उसका नामकरण कर दिया जाता है, और वह कविता खास रूप में, विशेष रूप में पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, गाई जाती है। झूमने लगे फल, और उस कविता के जो फल हैं, यानी कि उसमें जो मुख्य भावधाराओं ने अपना योगदान दिया और वो
शब्द के रूप में प्रस्फुटित हुए, पंक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुए, तो वह उसके फल के समान प्रतीत होने लगे। रस अलौकिक और उन शब्दों और पंक्तियों में जो भावनाएं छिपी होती हैं, उसको जब कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है, समझता है, गुनता है, तो उसके मन में वह विभिन्न प्रकार के रस उसके हृदय में प्रस्फुटित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता किसी न किसी गुण पर आधारित होती है, जैसे ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और विभिन्न प्रकार के रस। तात्पर्य है वात्सल्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस जैसे अनेकानेक रसों की जानकारी हमें होने लगती है, यानी हमारा हृदय उसे महसूसने लगता है, अनुभव करने लगता है। तो रस अलौकिक, उसे अलौकिक क्यों कहा गया? क्योंकि वह सांसारिक नहीं है। वह हमें सपोज यदि एक कवि कविता को लिखता है जिसमें भक्ति का भाव निहित होता है, तो उस भक्ति के भाव में डूबकर जब कवि उसको बहुत लंबी चौड़ी कविता लिख डालता है, तो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति की भावना है, वह पारलौकिक आनंद देने वाले रस की भांति जान पड़ते हैं। इसी तरह अमृत धाराएं फूटती और उसमें कविता में अमरता आ जाती है, यानी हर काल में, हर देश में वह कविता पढ़ी, सुनी, समझी जाती है और गाई जाती है। कवि नहीं रहता संसार में, लेकिन कविता अजर अमर जरूर रहती है और उसमें से व्यक्ति प्रेरित होकर, उस रस से व्यक्ति प्रेरित होकर अपना आत्मावलोकन करता है, अपने हृदय में उसे बसाता है और उसका विश्लेषण करता है, समझता है और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की चेष्टा करता है। तो कवि ने आगे कहा, रोपाई क्षण भर की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। एक क्षण में कविता रोपी जाती है पन्ने पर, लेकिन अनंत अनंत काल तक लोग उसको पढ़ते हैं और यानी पढ़कर उसकी टीका टिप्पणी रूपी कटाई करते रहते हैं, समझते हैं। लेकिन इस प्रकार से कविता अनंत अनंत काल तक वह जीवित रहती है, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। वह उस कविता का रस कभी समाप्त नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। वो उमाशंकर जोशी जी ने अंत में यह कहा कि वह कविता तो अक्षय पात्र, अनेकानेक रसों से पल्लवित पुष्पित होकर वह अक्षय पात्र की भांति जान पड़ती है। अक्षय पात्र उसे कहते हैं जिसमें रखी गई चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार तुलसीदास जी की का जो रामचरितमानस है, वह अनंत अनंत काल तक पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और उस पर तमाम रिसर्चेस होते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी की तमाम कहानियों पर टीका टिप्पणी आज भी हो रही है और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का न जाने कितनी बार उन पर रिसर्च शोध कार्य हो रहे हैं। ऐसे ही वह एक क्षण में मन में भावनाएं उठती हैं और वह कविता प्रस्फुटित हमारे हृदय से होती है और कागज पर लिखी जाती है और उसको लोग कई कई वर्षों तक, कई युगों तक, युग युगांतर तक उसको याद करते रहते हैं। हनुमान चालीसा को कौन किसको नहीं याद होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो हर पल याद किए जाते हैं। ऐसे ही जो महानतम कवियों की कृतियाँ होती हैं, वह अनंत अनंत काल तक पढ़ी समझी गुनी जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसका रस जो है वह अक्षय पात्र की भांति उसमें छिपा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि कविताओं में जो संवेदनाएं जो निहित होती हैं, उन संवेदनाओं को हम
समझते हैं, जानते हैं और लोगों को उससे प्रेरित भी करते हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।